ओके, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। देखिए, ये एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है और ये आपके पास कोई रियल लाइंस नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताती हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस used. These are imaginary lines. Okay, as you can see in the for positive charge, देखिए आप पॉजिटिव चार्ज के लिए देखें, आप पॉजिटिव चार्ज के लिए आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम दैट चार्ज, और माइनस क्यू के लिए आप, ये माइनस क्यू है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव टुवर्ड दिस चार्ज। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और अगर टू लाइक चार्जेस, अगर मैं यहाँ पर लाइक चार्जेस ले आऊँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास इस तरीके से रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो तभी हम कहते हैं ना पोस्ट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रही होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टू अनलाइक चार्जेस ले हूँ, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम और टुवर्ड नेगेटिव की तरफ जाएंगी, तो रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पर कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको उस पॉइंट पर आपको क्या पता लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगेगी। जैसे इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, टेंजेंट लाइन एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये सब मैंने पहले लिख लिया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है, और आपको तो ये लिखना ही है। ठीक है, आपको पता वैसे भी है ना। ठीक है, ये चीजें तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज देन देयर विल बी मोर देन वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या हो जाएगा अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे? देखिए, इनका मेन पर्पस क्या है, दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मुझे मतलब कि टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाती है। तो यहाँ पर तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन लग रही हैं। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट ज्यादा होगी वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, वही बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया दैट इज द डेंसिटी ऑफ लाइंस। डेंसिटी ऑफ लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया के हिसाब से। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अब ए पॉइंट और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बराबर है, तो यहाँ पर मैं इसको कह दिया कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ज्यादा क्राउडेड है। क्राउडेड है मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया यहाँ पर ज्यादा है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट बी, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास फ्लक्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, और हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास रिप्रेजेंट होता है इंटीग्रल फॉर्म में ई डॉट ds। ठीक है, ई डॉट ds इज इक्वल टू फ्लक्स, दैट्स हाउ आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। ओके ओके, अब आगे चलते हैं गॉस लॉ। ठीक है, वैसे तो आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वापस से इसको स्टार्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसके रिगार्डिंग डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, तो आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। आपने वो भी पढ़ी हुई होंगी, ठीक है, पर हमको याद नहीं होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। अब क्योंकि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि क्लोज सरफेस है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, ऑफ सरफेस ई डॉट डी एस। ठीक है, अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या आपके पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। मतलब कि उस सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, उसके 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपको क्या बताता है? फ्लक्स बताता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को भी मैं लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू, लिख लो यहाँ पे यार, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, according to Gauss law, electric flux passing through a closed surface is 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the charge q enclosed by closed surface, the charge q enclosed by the closed surface, and it is represented as flux is equals to q by epsilon naught. Okay, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग बोथ, तो क्या कह सकते हैं आप? फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर द क्लोज सरफेस। ओके, तो ये आपके पास क्या है? ये इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी देख लेते हैं। देखिए, इफ रॉ इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इफ रॉ इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज्ड आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रॉ डीवी से। ठीक है, ये तो जानते हैं ना आप।
ठीक है। रॉ डीवी से रिप्रेजेंट होगा तो क्यों इनक्लोज आप चेंज कर दीजिए बस यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा आपके पास, जो फ्लक्स ई डॉट डी एस हम लिख रहे हैं इसके अंदर, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट रॉ डीवी, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये कहती है कि आपके पास डेल डॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। I'm taking here is electric field, okay, instead of any vector field because we are especially talking about the electric field, okay। del dot E dV, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम इंटीग्रल से कहाँ पर जा सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में जा सकते हैं, ठीक है। E डॉट डी एस सरफेस, ठीक है। तो बस इसे रिप्लेस करना है हमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, डेल डॉट ई डीवी, डेल डॉट ई, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम याद है ना आपको, ठीक है। रो बाय एप्सिलॉन नॉट, रो बाय एप्सिलॉन नॉट डीवी, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। अब बोथ साइड आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो मैं एक साइड लेके आ सकता हूँ इनको और लिख सकता हूँ कि डेल डॉट ई माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड दिस इज होल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब देखिए, अब वॉल्यूम जो हमने कंसीडर किया था वो तो कुछ था ही ना आपके पास, वो तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो यही टर्म आपके पास 0 होगी, तो डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द differential form of Gauss law, differential form of Gauss law, ठीक है। अब देखिए गॉस लॉ हम कब कब यूज कर सकते हैं, ठीक है। गॉस लॉ हम कब कब यूज कर सकते हैं, तो इसकी कंडीशंस हैं गॉस लॉ की यूज करने की। पहली बात तो ये है कि आपके पास सिमेट्री होनी चाहिए जब भी आपको गॉस लॉ यूज करना है, ठीक है। जैसे कि प्लेन की सिमेट्री होगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी, ठीक है। और कब यूज नहीं करना, ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि कब यूज नहीं करना, ठीक है। तो आइए उसके बारे में आप इसको और एक्सप्लोर करते हैं अपने। नोट, नोट ये आपके पास कंडीशंस, कंडीशंस फॉर, कंडीशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो पहला तो आपके पास बात ये है कि देयर शुड बी सिमेट्री, अगर आपको गॉस लॉ यूज करना है तो देयर शुड बी सिमेट्री, बी सिमेट्री। देखिए ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए आप, ठीक है। देयर शुड बी सिमेट्री लाइक प्लेन सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री। नेक्स्ट इज cylindrical symmetry, cylindrical symmetry। थर्ड इज spherical symmetry, ठीक है। इतना बहुत है, ठीक है, सिमेट्री देखनी है हमें, ठीक है। तो ऐसे सिमेट्री हो सकती है आपके पास, ठीक है। इतने टाइप की आप सिमेट्री हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, अब मतलब अच्छा क्यों ले रहे हैं ये, मतलब कि ऐसा शुड बी सिमेट्री, ऐसी बात क्यों है, देखिए जैसे आपके पास फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ऐसा ही आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास सिमेट्री होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एट द ऑल पॉइंट ऑफ दिस प्लेन, और जैसे कि यहाँ पर मैंने स्फीयर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर, इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, और यहाँ से मैं ई बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। ई आपके पास बाहर आ जाता है ना, आपने कभी देखा होगा जब आपने फ्लक्स निकाला होगा तो ई आपके पास बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वो आपके पास सिमेट्री को मेंटेन कर रहा है। तो आप समझ गए हैं कि आपके पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हैं कि सरफेस पर कांस्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। अब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो ये फ्लक्स का इंटीग्रल है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये कहता है, आप जैसे देखिए जो मैंने गॉस की आपको डेफिनेशन दी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन दी, ठीक है, तो वो आपको क्या कहती है, फ्लक्स इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ इट, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपके पास किसी सरफेस में दो चार्ज इनक्लोज हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इनकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर मैंने यूं पूछ लिया, ठीक है, तो आप तो सिंपली ऐसा कह देंगे कि फ्लक्स आपके पास क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज तो आपके पास जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो हो गया, और अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो अगर मैं जानता हूँ कि आपके पास फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है, तो ई डॉट डी एस है आपके पास, तो ये तो जीरो ही है आपके पास, फ्लक्स तो जीरो ही है आपके पास, तो जिसकी वजह से अब सरफेस तो जीरो होगा नहीं क्योंकि सरफेस तो हमने कुछ ले रखा है, ठीक है। तो सरफेस आपके पास जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑन द सर्फेस इज जीरो, ठीक है। सो दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, हम जानते हैं कि ये ट्रू नहीं है, ठीक है, हम पहले निकाल के आए ये चीजें ना। तो इसलिए आपके पास दूसरा पॉइंट लिखा जाता है गॉस लॉ, गॉस लॉ can't be used to find इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, अब क्या है ये, डाइपोल ही तो है, ठीक है, ऑफ, जैसे डाइपोल लिख देंगे, ठीक है, इसके अंदर क्वाड्रुपोल लिख देंगे, क्वाड्रु क्वाड्रुपोल पोल, ओके। एंड जितने भी आपके दिमाग में आते हैं आगे बढ़ता जाएगा ये तो ईटीसी, ठीक है।
ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप ये थोड़ा सा एग्जांपल लिख लीजिए इसका, जबकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन रियल आपके पास नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ऐसे मतलब कि आप कंडीशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो ये कंडीशन भी यूज कर याद रखेंगे आप, ताकि आगे जाके डाउट क्रिएट ना हो कि आपके पास गॉस लॉ यहाँ पर तो लग रहा है वहां पर क्यों नहीं लग रहा, ठीक है। तो ऐसी चीजें ना हो बाद में, तो आप ये चीजें याद रखेंगे, ये बेसिक है। तो आगे फ्लक्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। इसमें मेरा जो देखिए, अब अगर इस सरफेस में क्यू चार्ज है, या फिर आपके पास इस सिलेंड्रिकल सरफेस में क्यू चार्ज है, ठीक है, या फिर आपके पास एक क्यूब में ये क्यूब में आपके पास ये क्यू चार्ज है, तो आप मुझे बताएंगे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आप मुझे यही कहेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बात क्लियर कर चुका हूँ कि जो फ्लक्स है आपके पास थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज इन इट, कि कितना चार्ज इनक्लोज है उस सरफेस के अंदर, ठीक है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता वो सरफेस आपके पास शेप एंड साइज में कैसा है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, सो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ enclosed charge only. It doesn't depend on shape and size of surface. It doesn't depend on shape and size of surface. तो इसके रिगार्डिंग अपने एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आपके पास, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज enclosed by closed surface. Charge enclosed by क्लोज्ड सरफेस, मतलब कि एक सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करता है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास वो सरफेस, जैसे ये आप कंसीडर कर लीजिए, इसके अंदर आपको चार्ज इनक्लोज फाइंड करना है। यहाँ पर कंडीशन देखी है आपके पास, ये फ्लक्स आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, जो आपके पास क्रॉस करते हैं इस सरफेस को, ठीक है। तो आपके पास लेफ्ट साइड आपके पास जो फ्लक्स है वो 10,000 का है, ठीक है। और जो आपके पास राइट साइड जो फ्लक्स है आपके पास वो आपके पास 15,000 है, ठीक है। ऐसा है आपके पास। तो आप पूछ रहे हैं कि चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस, तो देखिए आपके पास इनसाइड द सरफेस फाइंड करना है, तो 5 2 - 5 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 - 5 1 चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 5 2 - 5 1 15,000 - 10,000 कितना हो जाएगा, 5,000। 5,000 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये मेरे पास चार्ज इनक्लोज आ गया। आप और आगे इसके अंदर देखना चाहते हैं तो 5,000 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज इनक्लोज आ जाएगा, ठीक है। ओके, इजी। इसके अंदर आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट मेरा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ना ये बड़ा, ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म फील्ड आप कैसे बताते हैं। जैसे आपके पास ये सरफेस है, ठीक है, जितनी इनकमिंग लाइंस है उतनी आउटगोइंग लाइंस है। अब जितनी इनकमिंग लाइंस है उतनी आउटगोइंग लाइंस है, तो आपके पास क्या होंगी, फ्लक्स आपके पास क्या सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दिस पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दिस पॉइंट बोथ आर सेम, तो द फ्लक्स इज सेम एट द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। फर्स्ट साइड और सेकंड साइड आपके पास फ्लक्स सेम होगा, फ्लक्स 1 इज इक्वल टू फ्लक्स 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगी, यूनिफॉर्म फील्ड होगी, ठीक है। जहां पर आपके पास फ्लक्स सेम होता है तो यूनिफॉर्म फील्ड है आपके पास। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस कितना होगा, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो, क्योंकि फ्लक्स ही जीरो आपके पास। 5 2 - 5 1 करोगे जीरो आ जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज जीरो इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही इसी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट के अंदर, सेकंड पॉइंट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर से आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो आप मुझे बताओगे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो आप मुझे बताओगे कि आपके पास इस हेमिस्फीयर का फ्लक्स कितना होगा, हेमिस्फीयर का फ्लक्स कितना होगा। हाँ जी, हेमिस्फीयर का फ्लक्स कितना होगा आपके पास, क्योंकि अब यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है तो आपके पास अप साइड एंड डाउन साइड आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम है, तो फ्लक्स एट अबव एंड बिलो विल बी सेम, ठीक है। तो फ्लक्स विल बी जीरो फॉर दिस वोल सरफेस, फॉर दिस वोल सरफेस, रिमेंबर इट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके अंदर मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ। एग्जांपल क्या आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास ये हेमिस्फीयर वापस ले लिया मैंने, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा है। और ये आपके पास यहाँ से इसकी सरफेस से आपके पास ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके पास फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना होगा, फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना होगा। देखिए जब भी आपके पास कह दिया ना उसने कि ई यूनिफॉर्म है, ई यूनिफॉर्म है आपके पास, तो फ्लक्स तो आपके पास जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फ्लक्स किस दो हिस्सों में टूटा हुआ है, एक तो आपके पास मैं यहाँ पर देखूंगा फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, और दूसरा आपके पास फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो मतलब कि ये फ्लक्स दो हिस्सों में टूटा हुआ है, फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन एंड फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज विल बी जीरो, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे एक पूछूं, एज अ क्वेश्चन बना दूं इस एग्जांपल को,
ठीक है, कि आपके पास इस कर्व्ड सरफेस से आपके पास फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, अब आप इसको जीरो नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तभी मैंने क्वेश्चन दिया है। अब देखिए आप फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस आपके पास जीरो नहीं है, फ्लक्स थ्रू दिस होल सरफेस कर्व्ड प्लस प्लेन सरफेस आपके पास जीरो है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे हम जानते हैं कि फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन इज इक्वल टू फ्लक्स नेगेटिव ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस कर्व सरफेस। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे कर्व वाला करेंगे तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ फिर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फाइंड कर लेता हूँ, फ्लक्स ऑफ P इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपने ई डॉट डी एस। अब देखिए ये फ्लक्स प्लेन सरफेस मैंने निकाल ही ली है। ठीक है, ये प्लेन सरफेस मैंने निकाल ली है और आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी ऐसे जा रही है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ऐसे एंगल थीटा बन रहा था ना, ये एंगल थीटा बन रहा था। अब देखिए ध्यान से, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है। ठीक है, जो ds वेक्टर होता है, ds वेक्टर इज नॉर्मल एंड आउटवर्ड टू द सरफेस। तो ds वेक्टर आपके पास नॉर्मल एंड आउटवर्ड टू द सरफेस इतना होएगा। अब आपके पास E और ये ds वेक्टर में कितना एंगल होगा। अब मान लेते हैं अपने इसको क्वेश्चन कर रहे हैं तो थीटा 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, तो आपके पास कितना बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स हम फाइंड करेंगे, फ्लक्स P इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस 150 डिग्री। ठीक है, एंड कॉस 150 डिग्री इज कॉस 180 माइनस 30। ठीक है, तो माइनस का आ जाएगा आपके पास ये माइनस। ठीक है, इंटीग्रेशन था ना, इंटीग्रेशन था। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द होल सरफेस सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, इट इज कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ दिस प्लेन थिंग। ठीक है, ये ई बार आ गया मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर cos 150 मतलब कि 180 माइनस 30, तो ये आपके पास √3/2 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ √3/2 एंड ds आपके पास ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास ds जो है, ठीक है, ये क्या है, डिस्क की तो है, डिस्क का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये फ्लक्स आपके पास आ जाएगा माइनस √3/2 ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बिग आर कर लो इसको। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं कि अपने इसका जो रेडियस था वो आपके पास बिग आर था। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास क्या है, अभी प्लेन का है। मैंने पूछा क्या था, पूछा मैंने था आपके पास क्लोज्ड का। ठीक है, तो आपके पास प्लेन का नेगेटिव में आया, तो फ्लक्स क्लोज का किसका कितना आएगा, √3/2 ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब इन दोनों का मिला के आपके पास क्या होगा, नेट फ्लक्स विल बी जीरो। ठीक है, क्लोज प्लस प्लेन। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये फ्लक्स को और एक्सप्लोर करते हैं हमने इसके अंदर, और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कितना हो गया होगा, ये 3 ले लेते हैं चलो। ठीक है, जितना भी होगा आपने काउंट कर लेना। तो ये आपके पास क्या है, ये क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब में आपके पास चार्ज क्यूब है। ठीक है, क्यूब में चार्ज क्यूब है, इनसाइड ये सेंटर पे है। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ कि फ्लक्स कितना होगा। आप कहोगे फ्लक्स क्यूब है, एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, मतलब कि आप यूं कह रहे हो कि 6 फेसेस में से 6 फेस का 6 फेसेस का जो फ्लक्स होगा वो क्यूब एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब मैं आपसे यूं पूछूं कि जैसे कि हमने वो पीछे किया था ना, ये हेमिस्फीयर किया था, तो मैंने आपको कहा था कि फ्लक्स आपके पास इस सरफेस का प्लस इस सरफेस का जीरो होता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ्लक्स, अब यहाँ पर तो ये चार्ज क्यों इसके अंदर इंक्लूड है, तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट बोल दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, 6 सरफेसेस का एडिशन होगा, जिसको मैं आपके पास क्यूब एप्सिलॉन नॉट कहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि एक सरफेस से फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो आप मुझे क्या कहोगे, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इजी, ऐसे ही कहोगे ना आप मुझे। ओके, अब अगर मैं आपसे थोड़ा सिनेरियो चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपके पास ये वापस से ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है और यहाँ पर पड़ा है आपके पास, मान लीजिए किस साइड रखूं मैं, इस साइड ही रख दूं क्या, इस साइड रख देता हूँ, इसकी सरफेस पे पड़ा है, ये बाहर क्यू चार्ज, मतलब कि आपके पास अब यूं मान लीजिए ये वो दीवार है, तो क्यू चार्ज आपके पास ये आधा इधर पड़ा है, आधा उधर पड़ा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे है। ठीक है, ये इस चीज को ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, तो ऐसे पड़ा मतलब क्यू चार्ज, तो आप मुझे बताओ कि फ्लक्स कितना होगा। आप कहते हैं कि सर आपके पास इधर एक और क्यूब होता है ना, इधर एक और क्यूब होता है ऐसे करके। ठीक है, तो मैं क्या कहता, तो मैं कहता कि ना पूरे जो क्यूबॉइड बना दिया ना मैंने, पूरा क्यूबॉइड बना दिया, उसका जो फ्लक्स होता वो मेरे पास कितना होता, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पर कहता सर आप यूं पूछ रहे हो कि अब आधा है ये। ठीक है, ये ऐसे आधा है आपके पास और यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, और ऐसे ये क्यूब है। ठीक है, तो अब कितना होगा, तो मैं ऐसे कह दूंगा कि आपके पास इसमें से आधा हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि हाफ पोर्शन उसका इस क्यूब में है, हाफ पोर्शन उसका इस क्यूब में है। ठीक है, तो आपके पास 2 क्यूब का तो कितना है, 2 क्यूब का आपके पास क्यूब एप्सिलॉन नॉट, जब आपके पास सरफेस पे पड़ा है, जब इसके एक फेस पे पड़ा है। ठीक है, एक क्यूब आप चार्ज आपके पास एक फेस पे पड़ा है, तो एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, एक क्यूब के लिए आपके पास क्यूब बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, वापस अपने आते हैं इस क्वेश्चन पर कि ये आपके पास क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या था, ये चार्ज क्यूब यहाँ पर था, इस सरफेस पर था। अब देखिए इन सरफेस को मैं नंबर दे देता हूँ, 1 2
ठीक है, मतलब कि इसको बेसिकली 1 नंबर देता हूँ जहां पर आपके पास ये चार्ज के ऊपर है। अब अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि जैसे मैं कहता हूँ कि फ्लक्स आपके पास 6 सरफेस का एडिशन होता है, तो अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि आपके पास इस सरफेस से आपके पास फ्लक्स कितना निकल रहा है, इस सरफेस पे ओनली वन फर्स्ट सरफेस जो मैंने इसको काउंट किया ना, वन सरफेस से आपका फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो आप क्या कहोगे? तो इस सरफेस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इस वन सरफेस को, जहां पर कि ये क्यू चार्ज पड़ा है। अभी क्यू चार्ज पड़ा है आपके पास, तो यहाँ पर मुझे देखना है कि इस सरफेस पर आपके पास फ्लक्स कितना है। देखिए इस सरफेस जब मैं फ्लक्स चेक करूंगा ना, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसके प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा, तभी तो मुझे फ्लक्स पता लगेगा। ठीक है, तभी तो मुझे फ्लक्स पता लगेगा। हाँ, आपकी बात सही है कि जो चार्ज क्यू है आपके पास, वो 3D में ऐसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्कैटर करता है। ठीक है, पर यहाँ पर हमने इस सरफेस के लिए फाइंड करना है, तो इस सरफेस पे हम फ्लक्स देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास फील्ड लाइंस ऐसे प्लेन में होंगी और आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डी एस। ठीक है, और एरिया वेक्टर आपके पास क्या होगा? एरिया वेक्टर आपके पास क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ई और डी एस परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि आपके पास ई डी एस कॉस थीटा, और ये आपके पास क्या है? पाई बाय 2। तो मतलब कि फ्लक्स जीरो हो गया। मतलब कि जिस सरफेस पर आपके पास चार्ज क्यू पड़ा है, वहां पर आपके पास फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहते हैं सर अब दूसरी सरफेस की तरफ, जैसे कि आप ये सरफेस ले लीजिए, ये सरफेस लो आप। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये आपके पास ये सरफेस है और चार्ज क्यू इधर पड़ा है, चार्ज क्यू इधर पड़ा है। अब इसको परमिशन है, ये ऐसे जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा सकती हैं। ठीक है, अब वो आपके पास कोई एंगल बना रही हैं। ठीक है, अब आपके पास वो प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे करके निकल जाएंगी इसके अंदर से, ठीक है, उसका एरिया वेक्टर आपके पास डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये निकाला था कि आपके पास जो क्यूब है, उसकी जो सरफेस पर आपके पास जब कोई चार्ज क्यूब पड़ा है, तो उसके ऊपर फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अब जो मेरे पास जो मेरा जो फ्लक्स है, वो मतलब कि कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? वो आपके पास देखिए 6 इसके अंदर फेसेस होते हैं। ठीक है, एक फेस तो आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मतलब कि आपके पास 5 फेस से अब जो फ्लक्स निकलेगा, 5 फेसेस का फ्लक्स आपके पास जो सम होगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? और एक फेस का जो आपके पास होएगा, वो कितना होएगा? क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो चार्ज क्यू है, ठीक है, चार्ज क्यू है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग जगह पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ज क्यू यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, समझ रहे हो कि यहाँ पर पड़ा है आपके पास ये। अगर जब यहाँ पर पड़ा है आपके पास, तो फ्लक्स कितना होएगा? ठीक है, फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए अब मैंने ये तो जान लिया है कि अगर आपके पास जैसे ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ी सी। जैसे आपके पास ये जो यहाँ पर पड़ा है ये, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें अगर। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये चार्ज क्यों इधर पड़ा है? चार्ज क्यों इधर पड़ा है? तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी सरफेस पर फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये ऐसे जाएंगी। ठीक है, इसके प्लेन में ही जाएंगी। मुझे यहीं से तो निकालना है, आपके पास फ्लक्स निकालना है जो। ठीक है, ओके, तो इसको क्रॉस करनी चाहिए। इसको क्रॉस तो ऐसे ही कर सकती है, और किसी तरीके से नहीं कर सकती है। तो मतलब कि यहाँ पर तो एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो इन दो सरफेस के लिए मेरे पास फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। एक तो ये सरफेस फ्लक्स जीरो हो गया, एक ये सरफेस जीरो हो गया। ओके, तो आपको ये तो पता लग गया कि इन दो सरफेसेस से आपके पास फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। अब पर क्वेश्चन तो ये था ना कि आपके पास अभी चार्ज के बाद एक वर्टिसेस पे पड़ा है, एक एज पे पड़ा है, सॉरी, एक एज पे पड़ा है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? आप यूँ कहते हैं कि ना सर, अगर ऐसा होता ना कि जैसे कि आपके पास ये 4 क्यूब होते। ठीक है, 4 क्यूब होते मतलब कि ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, तब ये सारा का सारा एक बड़े क्यूब के अंदर आ जाता। ठीक है, तब ये सारा का सारा एक बड़े क्यूब के अंदर आ जाता। ठीक है, और मैं कह देता कि क्यूब एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो मतलब कि आप यूँ कह रहे हो कि अगर 4 क्यूब में होता तो मैं कहता कि क्यूब एप्सिलॉन नॉट है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही क्यूब में है। ठीक है, तो एक क्यूब में कितना होएगा? क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी देख चुका हूँ कि क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आपके पास कंट्रीब्यूशन इन फेसेस पर नहीं देता। इन फेसेस पर आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं देता। तो फेसेस कितने रह गए आपके पास? फेसेस 6 में से 2 गए, 4 रह गए। 4 फेसेस में से आपके पास कितना निकल रहा है? क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। तो एक फेस में से कितना निकलेगा? ठीक है, जो रिमेनिंग फेस रह गए हैं, ठीक है, क्यूब बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यूब बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो जब चार्ज क्यूब आपके पास एक कॉर्नर पर पड़ा है क्यूब के, ठीक है, तो अब तब आपके पास फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, तब तो मुझे आप पे कैसे कहेंगे? तो मुझे आप यूं कहेंगे कि अगर सर ये जो चार्ज क्यूब है ना, चार्ज क्यूब अगर आपके पास ये 8 क्यूबों से मिला होता, मतलब कि ये ऊपर 4, ठीक है, नीचे भी 4, इसको मिला के कह रहा हूँ। ठीक है, इसको मिला के अगर आपके पास ये चार्ज क्यूब यहाँ पर पड़ा है, ऊपर भी 4, मतलब कि नीचे भी 4 क्यूब होंगे, तब जाके ये चार्ज क्यूब आपके पास कवर हो जाएगा सारे क्यूब्स में। ठीक है, तब मैं कहूंगा कि 8 क्यूब के लिए आपका जो फ्लक्स है वो क्यूब एप्सिलॉन नॉट है। और एक क्यूब के लिए, जो कि ये क्वेश्चन की डिमांड है, वो आपके पास कितना होगा? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज होगी। पर यहाँ पर यूं बात है ना कि आपके पास कितने सर्फेसेस अब क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करता हूँ। देखिए जो आपका जो सरफेस है, ठीक है, एक मैं फ्रंट सर्फेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर आपके पास ये चार्ज क्यू पड़ा है, ये और ये। ठीक है, तो चार्ज क्यू आपके पास यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है।
ठीक है। चार्ज क्यू आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो अलोंग द सरफेस, एक तो इसके जाएंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगी, और एक ये इस सरफेस के अलोंग जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि आपके पास फ्लक्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द सरफेस जाती हैं और एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है, ठीक है, इसके यहाँ पर नॉर्मल, इसके यहाँ पर नॉर्मल, इसके ऐसे नॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन तीन सरफेस के लिए। तो कितनी सरफेस बच गई, मतलब कि तीन फेसेस में से आपके पास जो फ्लक्स निकल रहा है वो क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। तो एक फेस में से आपका फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यूब का गेम खत्म हो चुका है, ठीक है। इसी के अंदर एक पार्ट और देख लेते हैं, चलो अपने, जैसे आपके पास ये स्फीयर है, तो इसके अंदर क्यू चार्ज पड़ा है, तो कितना बोलोगे आप, फ्लक्स कितना है, आप बोलोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि आपके पास ये हेमीस्फीयर है, ठीक है, और चार्ज क्यू भी यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, सेंटर पर है, तो आप फ्लक्स कितना बोलोगे, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि इसको आपने काट दिया, ठीक है, तो आपके पास क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आप आगे आपके पास ये कौन सा छठवां नंबर है क्या, छठवां नंबर आपके पास, अब जैसे मान लीजिए ये कोई कोन है, ठीक है, कोन के आपके पास बॉटम सरफेस पर चार्ज क्यों पड़ा है, तो आप मुझे बताओ कि फ्लक्स कितना आएगा, ठीक है। आप मुझे पता क्या कहते हैं, आप मुझे ये कहोगे कि अगर सर इसके नीचे एक और क्यूब होता ना ऐसा, ठीक है, एक और क्यूब होता ना, तो आप मुझे कहते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पर अब क्योंकि यहाँ पर एक ही आपके पास कोन है, एक कोन है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कोन के लिए क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, थोड़ा सा अलग केस लेते हैं इसके अंदर अब, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये कोई सरफेस है, डिस्क ले लीजिए, आपके पास ये डिस्क है, ठीक है ना, ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क का एक मतलब सरफेस है आपके पास कोई, और ये चार्ज क्यू है। अब इस चार्ज क्यू की वजह से इस डिस्क में से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लेरिफाई कर देता हूँ, आपके पास ये डिस्टेंस डी पर पड़ा है आपके पास, ठीक है, ये डिस्टेंस डी पर पड़ा है यहाँ से, और इसका जो रेडियस है आपके पास वो आपके पास बिग आ रहा है, ठीक है, इसका जो रेडियस है आपके पास वो आपके पास बिग आ रहा है इस डिस्क का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या यहाँ पर इसके अंदर फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास करेंगे, ऐसे पास करेंगे, ऐसी मतलब कि सारी पास कर रही है वो, ठीक है, लाइक लाइट, ठीक है। तो आपके पास ऐसे पास कर रही है जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस चार्ज क्यू की वजह से इस सरफेस से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ, ये मैंने एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है, ये एक स्ट्रिप ले ली मैंने, ये देखो, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रिप आपके पास क्या है, ये आपके पास एट आर डिस्टेंस है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो आपके पास डी आर है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ये चीज क्यों कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फ्लक्स निकालना है हमें, देखिए हमें, हमारा काम है फ्लक्स निकालना, ई डॉट डी एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये निकली है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है ये आपके पास, ये सरफेस पर कितना एंगल बना रही है, मुझे क्या पता कितना एंगल बना रही है, ठीक है। डीएस वेक्टर तो आपके पास ये रहा, डीएस वेक्टर, तो मतलब कि ये एंगल, मतलब डीएस वेक्टर यहाँ पर भी है, तो ये एंगल मतलब मान लेता हूँ मैं थीटा है आपके पास कोई है, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। हाँ मैं जानता हूँ इंटीग्रेशन भी है इधर, ठीक है, ये इंटीग्रेशन भी है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास कितनी होगी, मेरिट आपके पास पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट आपके पास कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट आप मान लीजिए आपके पास आर दूरी पर है, इसको भी, ये आपके पास आर है, तो ये आर आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, जो कि आपके पास आर डिस्टेंस पर है, कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे तो करते हैं अपने, प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हो आप, ठीक है। तो वही तो लिख रहा हूँ मैं इधर। अगर क्या हो गया यहाँ पर, मतलब कि अगर आपके पास ये मैंने डिस्क रख दी है, तो डिस्क रख दिया तो क्या हो गया, ठीक है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन अभी भी चलेगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर के बार आ सकता है, क्यू बार आ सकता है, ठीक है। ओके, तो अभी डीएस की वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएस आपके पास कितना होगा, देखिए ये जो स्ट्रिप लिया मैंने, ये जो स्ट्रिप लिया आपके पास, अब इसका डीएस कितना होगा, स्मॉल सरफेस से आपके पास पहले अपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि ये कितना पास कर रहा है। तो आप ये स्ट्रिप बाहर निकालेंगे तो आपके पास कितनी होगी, ये आपके पास होगी 2 पाई आर, इसकी विड्थ आपके पास डी आर, ठीक है। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर कॉस थीटा, और ये आर स्क्वायर, ठीक है। इस बात से एग्री करते हैं आप, ठीक है। ओके, अब देखिए आपके पास जो ये वाला आर है ना, ठीक है, जो ये वाला आर है और ये वाला आर है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तभी मैंने थोड़ा सा अलग अलग बना रखा है इन्हें, ठीक है। जो इस वाले आर की वैल्यू है वो आपके पास है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और जो ये वाला आर है, ये वाला आर है आपके पास, ये आपके पास उस स्ट्रिप की, जो ये स्ट्रिप है ना आपके पास, इसकी रेडियस है, ठीक है। तो आइए इसके अंदर से और चीजें बाहर निकाल लेते हैं हमने, 2 पाई भी बाहर आ जाएगा ना, के क्यूब, ठीक है, और अंदर रह जाएगा आपके पास आर डी आर, आर इसको आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, डी बाई आर, ये बड़ा आर है आपके पास, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, डी बाई ये बड़ा आर, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास डी बाई ये वाला आर, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, तो फ्लक्स आपके पास अभी तक बन रहा है 2 पाई के क्यू, और इंटीग्रेशन आपके पास जो चल रहा है
वो आपका चल रहा है आर, और ये इस वाले आर का क्यूब हो जाएगा, और ये आर कैसा था, ये ऐसा था, ठीक है। इसको लिख ही देता हूँ मैं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए हमारे को। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, और इसके अंदर क्या चल रहा है, ये डी भी आ गया ना अब, ठीक है। तो डी तो आपके पास क्या था, डी तो आपके पास इसके अंदर कांस्टेंट है, जो कि डिस्टेंस है आपके पास चार्ज की होगी डिस्क से, तो आपके पास इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये जो स्ट्रिप का, जो मैंने स्ट्रिप ली थी आपके पास, ठीक है, वही आपके पास यहाँ पर ली थी ना, ठीक है। तो ये स्ट्रिप आपका जीरो से लेके, ये आपके पास स्ट्रिप में चलती रहेगी आर तक, जीरो से लेके आर तक, तो इंटीग्रेशन आपके पास जीरो से लेके आर तक, ठीक है। ये चीज आपके पास, अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपनों ने, ठीक है, जिसको करने में हम लोग मौत आ जाती है, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लेट कर लेंगे। अब ये तो यार अपन को पता लगने लग गया ना, अभी ऐसे अपने लेट कर लेंगे तो ऊपर खत्म हो रहा है वो, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। तो r dr आपके पास क्या पुट कर दोगे, 2 पाई के क्यू डी, 0 टू आर, r dr आपके पास क्या दिया है, टी डी टी लिख दो इसको ना, टी डी टी, और आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को क्या लेट किया अपनों ने, टी स्क्वायर लेट किया, तो ये टी क्यूब हो जाएगा। तो मतलब कि कितना बन जाएगा, ये टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये टी स्क्वायर बन गया। तो इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर का -1/t, तो 2 पाई के क्यू डी -1/t, लिमिट इसकी 0 टू आर। अब देखिए यहाँ पर हमने लिमिट नहीं चेंज की थी, तो यहाँ पर हमने टी की वैल्यू यही पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 पाई के क्यू डी, टी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/√r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इतनी आ जाएगी आपके पास वैल्यू। नेगेटिव में है ना आपके पास, नेगेटिव है अभी आपके पास, ठीक है। ओके, तो लिमिट आपके पास कितनी है, 0 से बिग आर। अब पुट करते हैं अपने फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये के की वैल्यू पुट कर ही लेते हैं अपने, के आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा बस क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बाकी ज़्यादा बड़ा चल रहा था। और ये आपके पास नेगेटिव, पहले आपके पास पुट करोगे 1/बिग आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये, और फिर आप जीरो पुट करोगे इसके अंदर, माइनस का 1/d स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आपके पास आ गया 1/d, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स जो निकल रहा है आपके पास इतना निकल रहा है, ठीक है, फ्लक्स जो काउंट होएगा मेरे पास इतना काउंट होएगा। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है आपके पास, तो इसके अंदर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 1 को आगे ले आओ आप, माइनस डी बाई आपके पास ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये फ्लक्स, तो ये फ्लक्स बनता है आपके पास। वही अब होमवर्क देख लेते हैं। पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना था। अब देखिए आपके पास चार रॉड्स हैं, चार रॉड्स आपके पास सिमेट्रिक डिस्टेंस पर पड़ी हैं, जो कि आपके पास कितनी है, एल है। तो उन चारों की वजह से आपके पास जो पोटेंशियल होगा उन चारों का एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू दिस 4 रोड्स इज 4 टाइम्स, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है, 2k लैम्डा, 2k लैम्डा लॉग, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस है वो जेड की जगह आपके पास कितनी है, एल है, ठीक है। तो आपका लिखूंगा 2l बाई एल प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4l स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, दिस वन प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक मैंने रिंग भी ली थी, रिंग की वजह से एट सेंटर आपके पास कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एल, के क्यू बाई एल, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए बस आप, ठीक है। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट इतना आएगा, 2k लैम्डा 4 लॉग 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस पाई, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास ये इजी। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैंने खुद लिखा है वो। इफ ई इन अ रीजन इज लाइक दिस, ई इज इक्वल टू ई नॉट जेड कैप, और ई नॉट इज 2000 वोल्ट पर मीटर, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्क्वायर ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके पास ये, सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये रीड आउट कर लेना और ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस। ओके, थैंक यू।